नमस्कार, राज की बात लेकर हाजिर हूं मैं राजकिशोर। और फिलहाल उत्तर प्रदेश धीरे धीरे सरगर्म होता जा रहा है। वहां पर तमाम राजनीतिक दल अपनी रणनीतिक गोटियां सेट करने में लगे हैं और एक दूसरे पर वार पलटवार की प्रतिद्वंदिता तेजी पकड़ती जा रही है। बात करें बीजेपी की तो वहां सब कुछ दुरुस्त दिखाने की कवायद हो रही है, क्योंकि बीजेपी की जान एक तोते में बसी है। उस तोते का नाम है उत्तर प्रदेश, क्योंकि वहां से दिल्ली का रास्ता आता है। बहुत कुछ वहां पर हो रहा है, लेकिन फिर भी आवाज आ जाती है कि सब कुछ ठीक नहीं हो रहा। तो क्या राज है वो आगे हम आपको बताएंगे और रणनीतिक प्रतिद्वंदिता को लेकर भी करेंगे बात। और साथ ही बात होगी कैसे दिल्ली पुलिस रिफॉर्म की एक नई मिसाल कायम करने जा रही है। राजनीति में काम करना जितना महत्वपूर्ण है, उससे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है जनता को ये समझा पाना कि उसके हित में फैसले लिए गए हैं और ये काम किया गया है। तो सरकार अपनी तरफ से तो प्रयास करती है, लेकिन वाकई जनता तक पहुंचने का काम होता है संगठन का। तो राज की बात बीजेपी की केंद्र की सरकार और संगठन को लेकर कि कैसे केंद्र सरकार ने संगठन को काम जनता तक पहुंचाने के लिए कैसे एक असाइनमेंट दिया है। क्योंकि किसान आंदोलन और किसानों से जुड़े कुछ ऐसे फैसले थे जिस पर विपक्ष के जो बाण थे और जो वार थे वो काफ़ी घातक थे और बीजेपी उस तरीके से वो बात नहीं रख पाई थी। तो इसीलिए कैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने जेपी नड्डा को कहा है कि जनता तक बात पहुंचाई जाए, जिसका असर अब दिखाई पड़ने लगा है। अब्बा जान कहने वाले आसन हजम कर जाते थे। हक दिलाना चाहते जो भारत के संविधान ने सबको दिया है, हम बराबरी चाहते हैं। अगले साल यूपी समेत कई राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले सियासी पालेबंदी नए सिरे से हो रही है। विपक्ष अपने मुद्दों को शांत चढ़ाने में जुटा है। कोरोना की दूसरी लहर के दौरान जिस तरह के हालात पूरे देश में बने थे, उसमें केंद्र सरकार पर ही हमले ज्यादा हुए। बीजेपी संगठन के तौर पर कहीं प्रभावी नहीं दिखाई पड़ी। इसी तरह किसान आंदोलन को लेकर भी बीजेपी ने प्रयास जरूर किए, लेकिन संगठन से जो अपेक्षा थी वो उस पर खरा नहीं उतर सका था। सरकार की तरफ से तमाम फैसले लेकर विपक्ष की तरफ से हो रहे हमलों की धार भोथरा करने की कोशिश की गई, लेकिन संगठन के स्तर पर उसे और शांत चढ़ाने की जरूरत महसूस हो रही है। राज की बात यह है कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाया और विपक्ष ने उसे ऊंट के मुंह में जीरा करार दे डाला, और ये बात जनता को जैसे समझ में भी आ गई। केंद्र नेतृत्व इसको लेकर थोड़ा बेचैन था। उसका मानना था कि जिस तरीके से गेहूं का बेस प्राइस बढ़ाकर एक ऐतिहासिक कदम उठाया गया और किसानों को फायदा पहुंचाया गया, विपक्ष के आरोपों के शोर में वो बात गुम हो गई और पार्टी और सरकार उस तरीके से वो बात नहीं पहुंचा पाई। इसीलिए केंद्र सरकार ने संगठन से कहा है कि किसानों के बीच में जाकर खास तौर से इस मसले को समझाया जाए कि मोदी सरकार ने कितने बड़े, कड़े और उनके हक में फैसले लिए। राज की बात यह है कि इस मुद्दे पर सरकार के शीर्ष नेतृत्व ने संगठन के मुखिया यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बातचीत की। मुद्दे तमाम थे, लेकिन किसानों के मुद्दे पर बीजेपी से ज्यादा संजीदा होकर प्रभावी तरीके से उनके बीच पहुंचने को कहा गया है। संगठन को कहा गया है कि वो किसानों में खास तौर से छोटे और मझोले किसानों के बीच पहुंचे। किसान मोर्चा इस मुद्दे पर क्या कर रहा है, इस पर भी कैफियत तलब की गई। बीजेपी संगठन को कहा गया कि किसान सम्मान निधि ज्यादातर 85% तक छोटे और मझोले किसानों को ही पहुंच रही है। वैसे तो ये उनके लिए ही है, लेकिन तमाम दिक्कतों के बाद भी सीधा लाभ इन छोटे किसानों को ही ज्यादा मिल रहा है। सबसे बड़ी बात कि पूरी दुनिया में यूरिया के दाम बढ़ रहे हैं, लेकिन 2 साल से भारत में खाद के दाम स्थिर बनाकर रखे गए हैं। गांव जाकर किसानों को ये सब बताना पड़ेगा। राज की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में सरकार और संगठन अपने स्तर पर यह काम शुरू भी कर चुके हैं, लेकिन दिक्कत वहां पर है जहां पर सरकार नहीं है। मसलन किसान आंदोलन से पूरी तरीके से आंदोलित पंजाब और महाराष्ट्र में भी उसकी धमक आ रही है। तो इन विपक्ष में जहां पर बीजेपी है, वहां पर संगठन को उसका दायित्व याद दिलाया गया है, क्योंकि यूपी जैसे राज्य में जहां पर सरकार संगठन है, वहां पर संघ और बीजेपी के लोग मिलकर अपनी बात रखने और समझाने में काफ़ी हद तक कामयाब हो पा रहे हैं।
लेकिन जहां पर वो सत्ता में नहीं है वहां पर संगठन की भूमिका ज्यादा महत्वपूर्ण होगी। वैसे तो देश का सबसे बड़ा सूबा उत्तर प्रदेश हर सियासी दल के लिए बेहद अहम है, लेकिन अगर बीजेपी की बात करें तो उसके लिए दिल्ली का रास्ता यहीं से होकर जाता है, यानी तोते की जान उत्तर प्रदेश में फंसी हुई है। लेकिन सारी कोशिशों के बाद भी बीजेपी संघ परिवार शीर्ष नेतृत्व जो कोशिश कर रहा है कि सब कुछ सामान्य संयत ठीक दिखा दिया जाए, उसमें कहीं ना कहीं कुछ खामी रही जाती है। तमाम कील कांसे दुरुस्त करने की इस कवायद में सबसे रोचक बात यह है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही कुछ ऐसा कह गए जिससे खनकती हुई आवाज आई कि उत्तर प्रदेश संगठन और सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। ऐतिहासिक दृश्य जो हम सभी के लिए बहुत ही गौरवान्वित है। बस जोरदार तालियां। वास्तविकता यह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की योगी सरकार पूरे माहौल पर तारी है। चाहे प्रचार हो या विज्ञापनों की बात हो या फिर सड़क पर भी योगी और बीजेपी के राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर के नेता पूरी तरीके से छाए पड़े हैं। विपक्ष एक तो अलग थलग है और उनकी सक्रियता भी वैसी नहीं दिखाई पड़ रही है। यूपी में अंडर करंट का पता तो बाद में ही चलेगा, लेकिन सियासी पेशबंदी में अभी बीजेपी अपने प्रतिद्वंदियों पर काफी हावी दिखाई पड़ रही है। लेकिन सियासत में सिर्फ इतना ही काफी नहीं होता है। कई बार सियासत में पार्टी की जो अपनी ताकत होती है या जो उसके अंदरूनी अंतर विरोध होते हैं, धड़ेबंदी होती है, वो कभी कभी उल्टी पड़ जाती है। परम सौभाग्य की बात है। आपको लग रहा होगा कि उत्तर प्रदेश जहां से प्रधानमंत्री मोदी स्वयं आते हैं और वो उस पार्टी का प्रतिनिधित्व नहीं बल्कि उसका नेतृत्व कर रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री नहीं पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी जाती है और विरोध में एक स्वर नहीं उठता है। बड़ा से बड़ा फैसला हो जाता है, कई राज्यों के मुख्यमंत्री बदल दिए गए, चू तक नहीं उठती। लेकिन उत्तर प्रदेश में ऐसा क्या है कि बार बार ये बात सतह पर आ जाती है? तो बात आपको विस्तार से समझाएं उससे पहले 13 सितंबर को बीजेपी की उत्तर प्रदेश में मीडिया वर्कशॉप हुई। उसमें सीएम योगी आदित्यनाथ का भाषण, उसका ये अंश सुन लीजिए। मुझे अलीगढ़ में ही प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया है कि इस कार्यक्रम में चलना है। प्रदेश के प्रवक्तागण प्रतिदिन अपनी बात को जरूर रखें। एक बार कोई एक समय मीडिया ब्रीफिंग का होता है, भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी के द्वारा अपनी बात को मीडिया के सामने रखना, या कहीं पर कोई गलत बातों को कर रहा है, अपनी बात को प्रभावी ढंग से वहां पर मीडिया के सामने प्रस्तुत करना, जिससे मीडिया को कहीं भी इधर उधर भटकने की आवश्यकता न पड़े, या कोई भी अपने अनुमान से फिर अपनी बात को न लिखने पाए। क्या बोलना है और कितना बोलना है, इसकी तैयारी। ऐसे ही जनपद क्षेत्रीय स्तर पर भी हम एक बेहतर समन्वय बना लें। प्रदेश के प्रवक्ता क्षेत्रीय प्रवक्ताओं के साथ, क्षेत्रीय प्रवक्ता जनपद के प्रवक्ताओं के साथ, कि हमारी लाइन क्या होनी चाहिए इस विषय पर। और हर व्यक्ति एक स्वर से बोलता हुआ दिखाई देगा हर एक स्तर पर, तो कोई भी जो कभी कभी भ्रम और कंफ्यूजन की स्थिति पैदा होती है ना, इसको हमेशा के लिए लोग दूर, अपने आप दूर होता हुआ दिखाई देगा। टॉप टू बॉटम एक स्वर से पार्टी की बात को, सरकार की बात को प्रभावी ढंग से रखने की हमारी एक स्थिति देखने को मिलेगी, और उस पर हम लोगों को सदैव फोकस करना पड़ेगा। तो सुना आपने, जिस उत्तर प्रदेश में परिंदा भी पर मारता है तो योगी सरकार को पता होता है, ऐसा दावा किया जाता है। मगर बीजेपी अपने प्रवक्ताओं के लिए मीडिया वर्कशॉप बुलाती है, उसमें दिल्ली से प्रवक्ता होते हैं और पूरे यूपी के प्रवक्ता और तमाम मीडिया पैनलिस्ट समेत 98 लोग मौजूद रहते हैं। संगठन मंत्री सुनील बंसल इसके कर्ता धर्ता हैं। पार्टी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह समेत तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी इस वर्कशॉप में आमंत्रित हैं। इसके बाद भी सीएम योगी आदित्यनाथ को पता ही नहीं होता है कि वो जिस पार्टी से मुख्यमंत्री हैं उसके कार्यक्रम के बारे में कोई जानकारी ही नहीं होती। दरअसल जिस तरह से 2 माह पहले यूपी में काफ़ी सियासी हलचल थी, लगातार यूपी को लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर केंद्र तक बैठकें हुई थी, माना जा रहा था कि कुछ बड़े बदलाव होंगे, मंत्रिमंडल विस्तार होगा, मगर कुछ भी नहीं हुआ। मुख्यमंत्री निवास से जुड़े तमाम लोगों ने इसे योगी की जीत की तरह ही प्रचारित किया,
ये धारणा बलवती हुई कि योगी बेहद मजबूत हैं और केंद्र की चाहत उनके लिए फरमान नहीं है। कुछ चेहरों को लेने या फिर संगठन में परिवर्तन तक पर योगी ने अपनी ही चलाई। बहरहाल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हस्तक्षेप और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के साथ उत्तर प्रदेश सरकार और संगठन के बीच कई दौर चली वार्ताओं और बैठकों के बाद इन सब प्रयासों पर काफी हद तक रोक तो लग गई है और ये साबित करने में बीजेपी नेतृत्व सफल रहा कि सरकार और संगठन सब एक ही प्लेटफॉर्म पर हैं। लेकिन गाहे बगाहे जब इस तरीके की बातें आती हैं तो निश्चित तौर पर कुछ सवाल उठते हैं और जहां तक बात हो सरकार और संगठन के काम बताने वाली वर्कशॉप को लेकर, वहां पर प्रवक्ताओं को ये समझाना था कि कैसे जनता के बीच में, मीडिया के बीच में अपनी बात रखी जाए और एकजुट और पुरजोर तरीके से वो अपनी बात समझा पाए जनता को। उस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान कि उनको पता ही नहीं था ये बैठक हो रही है, इसके मायने समझना मुश्किल तो नहीं। चुनावी जंग जीतने के लिए सियासी दलों के लिए रणनीति बेहद अहम होती है, लेकिन इसके साथ ही प्रतिद्वंदी दल की रणनीति की काट करना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। अगर बात उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे की हो तो वहां पर रणनीति और रणनीति की काट का ये जो युद्ध कौशल है वो बेहद अहम हो जाता है। तो राज की बात में हम बात करते हैं कि कैसे हाशिए पर जा चुकी कांग्रेस अपनी रणनीति से अपनी खोई साख वापस लाने की कोशिश कर रही है। वहीं बीजेपी की रणनीति यह है कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो नारा दिया था उससे यूपी को तो नवाज ही दिया जाए। उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश की पहले नंबर की पार्टी यानी बीजेपी और मौजूदा समय में चौथे नंबर की पार्टी यानी कांग्रेस के बीच रणनीति का संघर्ष भी सामने चल रहा है। कांग्रेस की ओर से रणनीति बनाने का जिम्मा देश में कई बार अपनी रणनीति को लेकर अपनी उपयोगिता साबित कर चुके प्रशांत किशोर ने संभाला है, तो बीजेपी की ओर से श्रेष्ठ रणनीति पहले भी कई बार साबित की जा चुकी है। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी रणनीति को सही साबित करते हुए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। कांग्रेस ने पिछले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था और महज 114 सीटों पर चुनाव लड़ना स्वीकार कर लिया था और महज 7 सीटों पर सिमट कर रह गई थी। पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 49 सीटों पर दूसरे स्थान पर रही थी। तो आंकड़े इस बात की स्पष्ट गवाही दे रहे हैं कि कैसे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए हालात बेहद खराब है और चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि 7 कुल सीटें वो जीती थी, 114 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 49 सीटों पर वो दूसरे नंबर पर थी और 37 सीटों पर तीसरे नंबर पर। तो कुल मिला के उसकी लड़ाई पहले और दूसरे नंबर वाली सीटों को लेकर, यानी ये आंकड़ा होता है 56। इन 56 में भी वो 3 दर्जन सीटों पर पूरा फोकस करने की कोशिश कर रही है और रणनीतिकार पीके का मानना है कि जब बड़े चेहरे उतरेंगे तभी इस दिशा में कुछ कामयाबी मिल पाएगी। राज की बात यह है कि अगर पीके की चली तो प्रियंका भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगी। ये तो तय है कि प्रदेश कांग्रेस के सभी दिग्गज इस बार चुनाव मैदान में दिखाई देंगे। रायबरेली, अमेठी, कानपुर से प्रतापगढ़ व बनारस तक कांग्रेस चुनाव में पूरी ताकत झोंक देना चाहती है। इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू हो गई हैं। राज्य में लगभग भूमिका विहीन हो चुकी कांग्रेस वापसी की कोशिशों में जुटी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस मुक्त उत्तर प्रदेश के लिए इस बार पूरी तरीके से कमर कस कर रखी है। सूत्रों ने यह बताया कि जो भी बड़ा चेहरा कांग्रेस का चुनाव लड़ने उतरेगा उसके सामने उसी रणनीति के साथ में उतरा जाएगा। मतलब कांग्रेस को पूरी तरीके से जैसे लोकसभा चुनाव में समेटकर 1 सीटों तक सीमित कर दिया गया था, यहां पर लक्ष्य होगा कि कांग्रेस को अपने बूते एक भी सीट न मिल पाए। वहीं कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वो अपनी 7 सीटों को तो कायम रखे, उससे भी बात नहीं बनने वाली, उसको कुछ सीटें और लानी पड़ेंगी, तभी उसका अस्तित्व उत्तर प्रदेश में बचा रह सकता है।
राजनीति में कोई अंतिम सत्य नहीं होता है और जो सत्ता में है वो हमेशा वहां बने रहेंगे, ये भी कोई शाश्वत नहीं है। लेकिन जो हाशिए पर चले गए हैं और बहुत हालत उनकी पतली है, वो वापस ही नहीं कर सकते हैं, यह भी अंतिम सत्य नहीं है। लेकिन सियासत हो या जिंदगी, उसमें प्रयास और प्रयोग निरंतर होते रहना चाहिए, वरना वहीं पर उसका थम जाना तय होता है। तो बात यही प्रयोग और प्रयासों की करते हैं कि कैसे सत्ताधारी बीजेपी लगातार प्रयोग या प्रयासों में निरंतरता जारी रखे हुए, लेकिन देश को आज़ादी का दम दिलाने वाली देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस कैसे इन दोनों मोर्चों पर थम सी गई है। लेकिन राज की बात में बात इन्हीं प्रयोग और प्रयासों की, कैसे इसके नए सूत्रधार बनकर उभर रहे हैं प्रशांत किशोर यानी पीके। केंद्र सरकार और पीएम मोदी पर तो कांग्रेस खासी हमलावर है, मगर अपने ही संगठन को लेकर हैरान और परेशान भी। बीजेपी एक तरफ सीएम से लेकर पूरी कैबिनेट बदल देती है और कहीं चूं तक नहीं होती, लेकिन कांग्रेस के राज्यों के बड़े नेता ही आपस में लड़े भिड़े जा रहे हैं। पंजाब में मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर और पार्टी अध्यक्ष बनाए गए नवजोत सिंह सिद्धू के बीच खींचतान न सिर्फ जग जाहिर है, बल्कि वो बिल्कुल सतह पर आ चुकी है। यहाँ तक कि केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी G23 की दीवार खड़ी है। एक तरफ बीजेपी का बढ़ता कारवां और दूसरी तरफ अंतरकलह और दिशाहीनता से जूझती कांग्रेस। ऐसे में 125 साल पुरानी पार्टी का भविष्य क्या और उसकी क्या है भविष्य की योजना। तो राज की बात यह कि भविष्य की कांग्रेस और कांग्रेस में ही भविष्य की इस महायोजना पर कांग्रेस ने सैद्धांतिक तौर पर काम करना शुरू कर दिया है और इसके सूत्रधार पीके की जो कार्य योजना है वो बेहद दिलचस्प है। इसके तहत वो पूरे देश के 32 राज्यों से हर क्षेत्र के युवाओं को पार्टी से जोड़ने का महाअभियान चलाएंगे। जरूरी नहीं कि वो सिर्फ राजनीतिक बैकग्राउंड के हों या छात्र राजनीति से आ रहे हों, किसी भी क्षेत्र में संघर्षशील वो लोग जिनकी मीडिया में भी खासी चर्चा है और अपने अपने क्षेत्र में जनता के बीच में पकड़, उन सबको कांग्रेस से जोड़ने का ये महाअभियान चलाएगा। इसके तहत हर राज्य से 100 युवा लाए जाएंगे जो भविष्य के भारत और युवाओं की कांग्रेस खड़ी करने का प्रयास करेंगे। वैसे ये काम पहले राहुल गांधी भी करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन इस स्तर पर जो वाकई अपने क्षेत्रों में चर्चा में हो और मीडिया में भी उनकी खासी दिलचस्पी और पहुंच हो, ऐसे युवाओं को लाकर देश की सबसे पुरानी पार्टी को युवा लुक देने की कोशिश की जाएगी। वंशवाद के धरातल पर खड़ी कांग्रेस में इस प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से अमली जामा पहनाना वास्तव में सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि भाई भतीजावाद इस पार्टी का एक तरीके से डीएनए रहा है। लेकिन पीके ने जो बीड़ा उठाया है उसमें यह है कि ऊर्जा से लबरेज नौजवान व युवतियों को पार्टी से जोड़ना है। मसलन हार्दिक पटेल गुजरात में आपको पता ही है कि कांग्रेस का दामन थाम चुके थे। इसी तरीके से जेएनयू से चर्चित कन्हैया कुमार जैसे युवाओं को पूरे देश से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि कांग्रेस वाकई इस प्रक्रिया को सही तरीके से आगे बढ़ा पाएगी, क्योंकि यहाँ पर कोई फैसला ले तो लिया जाता है, लेकिन उसको रोकने के लिए तमाम सेना या तमाम धड़े खड़े हो जाते हैं। तो राज की बात में इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते रविवार रात 8 बजे फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप देखते रहिए एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।